नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक तक देख लिया था, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हमें क्या बताता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक ये बताता है कि वायु या निर्वात में प्रकाश के वेग की तुलना में किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कितना गुना कम है। इसे ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, मीडियम, है ना। यानी निर्वात में या वायु में प्रकाश का वेग की तुलना में किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कितना गुना कम है। यहाँ उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो आप ये देख लो, यहाँ पे क्या है, वायु, और वायु से प्रकाश आ रहा है किस में, किसी माध्यम में, माध्यम, ये माध्यम वायु या निर्वात से सघन ही होगा। आप वायु और निर्वात को छोड़कर कोई और अन्य माध्यम लोगे तो वो उसके कंपेरेटिव डेंसर मीडियम ही होगा, है ना। तो वायु से आप प्रकाश किरण अपवर्तित करा रहे हो किसी माध्यम में। इसके लिए आप इसको लिंक करते हैं स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। इसका संबंध भी बराबर होता है म्यू टू वन के। म्यू टू वन मतलब माध्यम वन फर्स्ट ये और माध्यम सेकंड ये, यानी साइन आई बटा साइन आर ये बताता है कि इसके कंपेरेटिव इसका अपवर्तनांक क्या है। यानी आप यहाँ म्यू टू वन को क्या पढ़ोगे? माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, है ना। मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो इसको आप ये लिख सकते हो, यानी ऊपर क्या आएगा, म्यू टू यानी माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम फर्स्ट के। और यहाँ पे आप माध्यम फर्स्ट क्या लिया है, वायु लिया है, और माध्यम सेकंड क्या लिया, कोई माध्यम है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फर्स्ट, इसमें फर्स्ट की जगह एयर और इसकी जगह मीडियम लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेकंड वाला क्या है, मीडियम है, तो म्यू एम अपॉन म्यू एयर। अब इसको आप इसका जानते हो अपवर्तनांक एयर या किसी निर्वात का क्या होता है, वन होता है। तो इसके बराबर आप ये बात लिख सकते हो, यानी म्यू एम अपॉन वन, इसका मान वन लिख सकते हो, यानी कि म्यू लिख सकते हो। यानी किसी भी माध्यम का जब निरपेक्ष अपवर्तनांक बताते हो तो म्यू एम, यानी उस मीडियम ग्लास है तो म्यू जी लगा सकते हो, वाटर तो म्यू डब्ल्यू लगा सकते हो, या अकेला म्यू भी लिख सकते हो। तो ये एक अच्छा रिलेशन है। इसका आप आगे और रिलेशन बना सकते हो, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ और तरंगदैर्ध्य के साथ। यानी प्रकाश के दोनों माध्यमों में वेग का संबंध भी बना सकते हो और तरंगदैर्ध्य का संबंध भी बना सकते हो। तो यहां से आप इस संबंध से क्या लिख सकते हो, इस म्यू एम की जगह म्यू एम बराबर सी अपॉन वी मीडियम। सी अपॉन वी मीडियम में सी तो क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये मीडियम का अपवर्तनांक समानुपाती है किसके, वन अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के। यानी किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसमें निर्वात या वायु से प्रकाश किरण अपवर्तित हुई है उसके। तो यहाँ से इसमें संबंध लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये वैल्यू या इसकी जगह लिख सकते हो ना, तो म्यू एम बराबर क्या लिखोगे, म्यू एम समानुपाती किसके हो गया, वन अपॉन एम के। हाँ, तो इसमें आप ये भी संबंध बता सकते हो, यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग कम होगा। तो एक संबंध ये आ गया, तो यानी साइन आई
बट्टा साइन आर बराबर क्या आ गया, म्यू एम बराबर 1/1 समानुपाती 1/v मीडियम। अब तरंग दैर्ध्य के संबंध में लिखोगे तो तरंग दैर्ध्य के संबंध में क्या लिखा जाएगा, यानी जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसमें, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसमें उसका तरंग दैर्ध्य भी अधिक होता है। यानी आपने एक संबंध देखा था कि प्रकाश की वेलोसिटी बराबर होती है फिर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे आप आवर्ती और तरंग दैर्ध्य की टर्म लिखोगे तो आवर्ती तो क्या रहती है, फिक्स, तो यानी v समानुपाती लेमडा, है ना। तो यहाँ से आगे संबंध बनाओगे तो 1/λ m साइन आई बट्टा साइन आर बराबर होगा किसके, अपवर्तनांक के, और अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, और अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा तरंग दैर्ध्य के। ठीक है, तो ये कुछ कल की बात में आगे बढ़ाइए। अब और क्या लिख सकते हो, और इसमें लिख सकते हो साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू, माध्यम का बराबर लगाओगे तो ये समानुपाती किसके लिए लगाया था, इसको निर्वात में या वायु में प्रकाश के वेग को हटाने के लिए। तो यहाँ पे वी एयर या वायु या निर्वात लिख सकते हो ना, या वी मीडियम, यानी समानुपाती हटाना तो यहाँ पे ये लिख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे भी समानुपाती हटाना तो तरंग दैर्ध्य किसका, निर्वात या वायु में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लेमडा एयर बट्टा लेमडा मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है। ये अब आप आगे इस तरह से ही संबंध अपन निकालेंगे किसमें, सापेक्ष अपवर्तनांक में। ठीक है, यानी साइन स्नेल्स लॉ बराबर होता है माध्यम के अपवर्तनांक के। ये वास्तव में वैसे म्यू एम बट्टा म्यू एयर है, तो एयर का तो अपवर्तनांक 1 है, तो इस वजह से 1 लिखा नहीं, वो बराबर होता है किसके, वायु में प्रकाश का वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग, बराबर होता है वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बट्टा माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, है ना। सापेक्ष अपवर्तनांक में हम अब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं निकालेंगे, यानी कि वायु के कंपेरेटिव किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कितना गुना कम है ये नहीं बताएंगे। इसके अंदर 2 माध्यम होंगे, जिस तरह से जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा, या डायमंड हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, यानी वायु और निर्वात को छोड़कर 2 माध्यम होंगे। जिस तरह से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक माध्यम हो गया जल और दूसरा माध्यम हो गया कांच। इसका मतलब मान लिया कि कोई प्रकाश किरण जल से कांच में अपवर्तित हो रही है, जल से कांच में अपवर्तित हो रही है, तो क्या होगा बताओ। जल के कंपेरेटिव कांच क्या है, सघन माध्यम है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, है ना। देखो अभिलंब की ओर मुड़ गई ना, ये आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण R। इसमें प्रकाश किरण जल माध्यम से कांच माध्यम में अपवर्तित हो रही है, तो सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहेंगे, दोनों माध्यम युग्म में आपतित प्रकाश किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक व अपवर्तित प्रकाश किरण वाले माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसका अपवर्तनांक म्यू वाटर, इसका अपवर्तनांक म्यू ग्लास। यहाँ पर म्यू जी ग्रेटर देन है म्यू डब्ल्यू, क्यों, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास है कंपेरेटिव वाटर के, इस वजह से इसकी तुलना में, यानी जल माध्यम की तुलना में कांच वाला माध्यम सघन माध्यम हो गया। अभी क्या है, जल से कांच में प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है, तो साइन लॉ लगाओगे, सॉरी स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर होगा, जिस ये नंबर फर्स्ट माध्यम, ये सेकंड, यानी आपतित प्रकाश किरण सेकंड माध्यम में अपवर्तित हो रही है,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, μ2 1। इसका मीनिंग ये हुआ माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको और क्या लिख सकते हो, μ2 बट्टा μ1। यहाँ पे μ1 कौन है, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ऐसे लिख सकते हो sin i बट्टा sin r। स्नेल्स लॉ बराबर, स्नेल के नियम के बराबर ये अपवर्तन के दूसरे नियम में आपने देखा था, वो कांस्टेंट माना था। यहाँ पे ये संबंध भी है, sin i बट्टा sin r बराबर होता है μ2 बट्टा μ1 के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सेकेंड माध्यम क्या है, ग्लास। फर्स्ट माध्यम क्या है, वाटर। तो μgw, इसका मीनिंग क्या हुआ, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, यानी ग्लास मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मीडियम, यानी ग्लास के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच माध्यम का अपवर्तनांक। इसको आगे और बढ़ाओगे, इस क्रम में लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, 2 नंबर माध्यम क्या है, ग्लास, और 1 नंबर वाटर, μw। अब आप इस संबंध को, ये एक तरीके से क्या हुआ, ग्लास μg, आप μm बराबर क्या माना था, C/V मीडियम, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, हाँ C/V ग्लास, यानी निर्वात। ये चीज क्या बताता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा ग्लास में प्रकाश की चाल या वेग। तो इसको लिख सकते हो C/VG। और इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल बट्टा वाटर में प्रकाश की चाल। ये अकेला μg क्या है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ये अकेला μw क्या है, ये भी एक निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो C/VW। तो आप इसका वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, आगे देखो, ये ऊपर जाके पलट जाएगा ना, तो C/VG, ये ऊपर जाएगा गुणा VW/C। C से C कैंसिल, तो आगे संबंध क्या आ गया, VW/VG। ये इंपॉर्टेंट संबंध, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, एक संबंध और निकालेंगे तरंगदैर्ध्य के रूप में, यानी sin i बट्टा sin r बराबर हो गया μg/μw बराबर हो गया VW/VG। ये बात भी ठीक है, आपको पता भी है अपवर्तनांक वेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये उल्टा हो गया, यानी इसकी जगह क्या लिख, ये किसके समानुपाती है, 1/VG के। ये किसके समानुपाती है, 1/VW के। तो वो पढ़ जाएंगे ना ऊपर जाएगी, तो ये यहां से देख लो, ये निकाला हुआ है। अब आप ये बताओ, आगे तरंगदैर्ध्य के संबंध में निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता ही है V = क्या होता है, आवर्ती गुणा तरंगदैर्ध्य। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आवर्ती तो दोनों माध्यमों में क्या रहेगी, बराबर रहेगी, आवर्ती नहीं बदलेगी। आवर्ती तभी बदलती है जब प्रकाश सोर्स बदला जाता है। प्रकाश सोर्स जब तक नहीं बदलेगा तो आवर्ती नहीं बदलेगी, चाहे वो किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम में अपवर्तित हो रही हो, है ना। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, तो हाँ तरंगदैर्ध्य बदलेगी, उसी वजह से तरंगदैर्ध्य बदलने की वजह से ही प्रकाश का वेग बदलता है। तो VW की जगह क्या लिख सकते हो, आवर्ती गुणा तरंगदैर्ध्य, किसमें, वाटर में, W। क्यों ये FW क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जल माध्यम में और कांच माध्यम में दोनों में आवर्ती क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। तो F गुणा तरंगदैर्ध्य बदलेगा, जल में तरंगदैर्ध्य अलग होगा, कांच में तरंगदैर्ध्य अलग होगा। तो इसकी जगह भी ऐसे ही रखोगे तो क्या, F गुणा λg। F से F कैंसिल, तो क्या आ गया, λW/λg। और आपको पता भी है वेग प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्ध्य के, यानी वेलोसिटी वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। जब तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। तो ये sin i/sin r बराबर होता है μg/μw बराबर VW/VG बराबर
लेमडा डब्ल्यू बटा लेमडा जी, है ना, ये संबंध है, ये आपको ध्यान में रखना अच्छे से, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, जैसे आपतन कोण और अपवर्तन कोण दे दे और एक का अपवर्तनांक दे दे, दूसरे का पूछ ले तो यहाँ से ये संबंध बन सकता है। किसी एक माध्यम में प्रकाश का वेग दे दे आप, या एक का अपवर्तनांक दे दे और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग दे दे, यानी ये चार, इससे एक न्यूमेरिकल बन सकता है, इससे एक न्यूमेरिकल बन सकता है, इससे और इससे एक न्यूमेरिकल बन सकता है, और इनसे भी न्यूमेरिकल बन सकता है, और इससे भी न्यूमेरिकल बन सकता है। अपनी बुक में आगे न्यूमेरिकल हैं, उदाहरण एग्जांपल है 11.7 से लेके वो अपवर्तनांक पे आपको करने भी है ना। उतारो। अब बताओ यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक कितना आ सकता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक यदि आप निकालना चाहो तो जल का अपवर्तनांक होता है, ये होता है 1.33 और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। ये विमाहीन और मात्रकहीन है, कल बात कर ली थी। यहां से जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि निकालना चाहो तो आप ये मत बता देना कि 1.5, ये तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी ये हमें ये बता रहा है कि निर्वात में प्रकाश के चाल की तुलना में 1.5 गुना प्रकाश की चाल कांच में होती है। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। यहाँ जल के सापेक्ष निकालोगे तो ये मत बता देना, तब आपको ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, यानी यहाँ पे म्यू जी डब्ल्यू, तो म्यू जी बट्टा म्यू डब्ल्यू, यानी मैं इधर लिख रहा हूँ म्यू जी डब्ल्यू, इसका मीनिंग म्यू जी डब्ल्यू बराबर म्यू जी बट्टा म्यू डब्ल्यू, यानी आपको कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक रखना होगा। चाहे वो आप किसी क्वेश्चन में निकालना पड़े तो निकाल के भी लिख सकते हो सी बट्टा वी मीडियम से। तो यहाँ पे कितना आएगा 1.5 बट्टा 1.33, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1 से बड़ा आएगा। यानी प्रकाश किरण जब किसी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित हो रही हो और विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जाए तो वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ये और लिखो। अभी अपन ने पढ़ा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसी प्रकार आपको पूछ लिया जाए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो आप ये समझो कि एक प्रकाश किरण कांच माध्यम में आपतित होती हुई जल माध्यम में अपवर्तित हो रही है। तो आपको पता है कांच माध्यम जल के कंपैरेटिव क्या है, सघन माध्यम है, तो वो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी आप अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होगा। यहाँ पे कोण I इज लेस देन कोण R है ना। अब देखो आप किस माध्यम में प्रकाश किरण को अपवर्तित करा रहे हो, कांच से जल में, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लगेगा, साइन I बट्टा साइन R बराबर होगा ये माध्यम फर्स्ट और ये माध्यम सेकेंड, यानी म्यू 2 1 लिखोगे, म्यू 2 1 तो लिखोगे, म्यू 2 1 बराबर आ जाएगा म्यू 2 बट्टा म्यू 1। अब इसको जो माध्यम है उन टर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, साइन I बट्टा साइन R। म्यू दूसरा माध्यम कौन सा है, वाटर, यहाँ पे लिख दोगे म्यू डब्ल्यू, और फर्स्ट माध्यम कौन सा है, ग्लास, जी, म्यू डब्ल्यू जी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको आगे बढ़ाओगे, इस टर्म में लिखना चाहोगे तो दूसरा माध्यम कौन सा है, वाटर, तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक, ये लिख सकते हो। आगे वेलोसिटी और तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ की टर्म में लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, साइन I बट्टा साइन R इक्वल टू, यहाँ पे मैं ये एक ही बात है ये लिख लेता हूँ, म्यू डब्ल्यू बट्टा म्यू जी। यहाँ पे आगे वेलोसिटी की टर्म में ये क्या चीज़ है,
ये है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या लिखोगे, C/V/W। और ये है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको क्या लिखोगे, C/V/G। वही ऊपर जाएगा, पलट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा VG/VW। ठीक। अब आगे तरंग दैर्ध्य के संबंध में लिखोगे तो आप इसको आगे क्या लिख सकते हो, FVG/FVW। ये भी कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, स्नेल्स लॉ sin I/sin R इक्वल होता है μW/μG बराबर होता है VG/VW बराबर होता है λg/λw। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, शॉर्ट एग्जाम्पल आपको करने हैं, आगे कोई क्वेश्चन हो तो वो भी करना है। ठीक है। इसी तरह से और कोई माध्यम हो तो उनका भी आप कर सकते हो। हाँ, अब तो अपन देखते हैं कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1 से ज्यादा आएगा, कम आएगा, तो आप बताओ। हाँ, 1 से कम आएगा, कैसे, यहाँ पे आप लिखोगे μWg बराबर क्या होगा, μW/μG। तो वैल्यू रखोगे तो μW का कितना है 1.33, निरपेक्ष अपवर्तनांक इसका 1.5। तो ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या, हाँ नीचे वाली बड़ी संख्या है, तो ये μWg <1 होगा। और इसमें यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी का रेशियो 1 से बड़ा आएगा, छोटा आएगा, वो उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास में वेलोसिटी क्या होती है, कम। ग्लास में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वेलोसिटी का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, अब बताओ, कांच में प्रकाश का वेग अधिक होता है कि जल में? हाँ, जल में अधिक होता है। तो जल में प्रकाश के अधिक वेग का छोटे में भाग दोगे तो वो भी म्यू से छोटा आएगा, ऐसे ही तरंग दैर्ध्य का छोटा आएगा, और उस वाले में बड़ा आ जाएगा, है ना। तो देखो, अब अपन देखते हैं कि अपवर्तनांक किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो वो एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, यानी ये पदार्थ की प्रकृति एक इंटरनल प्रॉपर्टी है पदार्थ की, उस पर डिपेंड करता है ना, पदार्थ की प्रकृति पे, यानी किस मटेरियल का पदार्थ बना हुआ है उस पर निर्भर करता है। दूसरा, आपतित प्रकाश के रंग पर, यानी जो प्रकाश आप अपवर्तन की घटना में काम में ले रहे हो उस प्रकाश के रंग या उसके तरंग दैर्ध्य पे। अलग अलग रंग के प्रकाशों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में श्वेत प्रकाश होता है जिसके अंदर कितने रंग होते हैं, 7, VB है ना, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। या हिंदी में याद रखो तो बे, जा, नी, है, पी, ना, ला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंग्लिश में रखो तो ऐसे। तो इनके तरंग दैर्ध्य का संबंध क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का संबंध, आप इधर से वॉयलेट से रेड की ओर बढ़ते हो तो लेमडा इंक्रीज होता है, लेमडा बढ़ता जाता है, इधर लेमडा बढ़ता जाता है। यानी वॉयलेट का आप तरंग दैर्ध्य यानी वी, इनमें संबंध बताओगे तो इसको मैं लेमडा वी लिख दूं, इसको मैं लिख दूं लेमडा आई, इसको लिख दूं मैं लेमडा बी, इसको लिख दूं मैं लेमडा जी, और इसको लिख दूं लेमडा ओ और लेमडा आर। कहने की बात यह है कि तरंग दैर्ध्य इस तरह से बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो
प्रकाश किरण आपतित करवा रहे हो उस प्रकाश के का तरंग दैर्ध्य रंग के साथ साथ अलग अलग होता है। तो तरंग दैर्ध्य परिवर्तन के कारण अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य पे ही वेग डिपेंड करता है और वेग बदलने से क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक बदल जाएगा। अब बताओ क्या वेलोसिटी और तरंग दैर्ध्य में यानी वेवलेंथ और वेलोसिटी में क्या संबंध होता है? हाँ, प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, यानी v समानुपाती लेमडा होता है, ये आपको पता है। तो इसका संबंध वेलोसिटी में निकालोगे तो सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा, v वॉयलेट ग्रेटर देन v इंडिको ग्रेटर देन v ब्लू ग्रेटर देन v ग्रीन g ग्रेटर देन जी लिख लो ग्रेटर देन v ऑरेंज ग्रेटर देन v रेड। यानी आप यदि लाल रंग का प्रकाश लेते हो तो उसका बाकी रंगों के प्रकाश की तुलना में किसी भी माध्यम में उसका वेलोसिटी अधिक रहेगा, यानी उसका वेग अधिक रहेगा। जैसे जल से आप कांच में प्रकाश किरण रेड रंग की आपतित करवा रहे हो तो रेड रंग के प्रकाश की वेलोसिटी अधिक रहेगी कंपेरेटिव और रंगों के। अब अपवर्तनांक का संबंध निकालना है तो आपको पता ही है म्यू समानुपाती होता है 1/v के, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये 1 नंबर बात हो गई, ये 2 नंबर। 3 नंबर निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, म्यू आप एक बार ये लिख दो, म्यू v चिन्ह उल्टा लग जाएगा, क्यों? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना v के, तो म्यू i और म्यू b और म्यू g और म्यू o और म्यू r। तो अपवर्तनांक का यह संबंध हो जाएगा, है ना। यानी कौन से प्रकाश किरण यदि आपतित करवाओ तो अपवर्तनांक अधिक रहेगा, वोयलेट यानी बैंगनी रंग के प्रकाश किरण यदि आपतित करवाते हो तो अपवर्तनांक अधिक रहेगा। इन फैक्टर्स पे अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। एक और है तीसरा, ताप पर भी निर्भर करता है। 3 नंबर में ताप पर निर्भरता। देखो आप किसी माध्यम का यदि ताप बढ़ाते हो तो उसका अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, सोच के देखो। जैसे आपने जल को गर्म किया तो जल के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ताप बढ़ाने से दूर दूर चले जाएंगे और जल के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने के कारण उसका अपवर्तनांक बढ़ जाता है ना। तो ताप पे भी निर्भर करता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T यानी टेम्परेचर है। तीसरा ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, अब ये की क्वेश्चन है जो आपको करना है, किस तरह से करना मैं बता देता हूं। वेलोसिटी दे रखी है जल में प्रकाश की, ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में वेलोसिटी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ज्ञात करना आपको जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक और पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक और कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये एक आपको न्यूमेरिकल करना है, जो अभी अभी पढ़ाया है उससे संबंधित है। नहीं आए तो आप इन्फॉर्म कर देना, मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वायु में 4800 एंगस्ट्रॉम है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.4 है, तो सघन माध्यम में तरंग दैर्ध्य क्या होगा। ये आप एक संबंध बनाया अभी, क्या था, μ21 बराबर μ2 बट्टा μ1 बराबर v1 बट्टा v2 बराबर λ1 बट्टा λ2। इसका मतलब ये हुआ कि v1 क्या है, आपतित प्रकाश जिस माध्यम में है उसमें उसकी वेलोसिटी, और ये जिसमें अपवर्तित होकर प्रकाश गई है उस माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी। ये जिस माध्यम में प्रकाश, ये देख लो ऐसे, ये फर्स्ट माध्यम और ये सेकंड माध्यम,
यानी प्रकाश किरण फर्स्ट से सेकंड में गई है और ये सघन माध्यम है, बोला भी है, तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इसमें वेलोसिटी v1 है और इसमें वेलोसिटी v2 है और इसका अपवर्तनांक μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है, ये मैंने माना है। और यहाँ पे क्या दिया है, एक का तरंग दैर्ध्य दे दिया और निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया, और ये निरपेक्ष ही है क्योंकि वायु में बोला ना, तो वायु के कंपेरेटिव निरपेक्ष ही अपवर्तनांक है ये। तो यहाँ पे अपवर्तनांक दिया है आपको 2.4, ये 2:1 यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 1 वायु है क्वेश्चन के अनुसार, माध्यम 2 क्या है, सघन माध्यम है कोई जिसका अपवर्तनांक, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2.4। अब आगे तरंग दैर्ध्य दी है किसमें, वायु में, यानी ऊपर वाले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे दी आपको कितनी, 4800 एंगस्ट्रम, यानी यहाँ पे लिख दोगे 4800 एंगस्ट्रम। और पूछ क्या ली, सेकंड माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, यानी सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो ये लेमडा डी इक्वल टू एंगस्ट्रम बट्टा 2.4, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 0 लगेगी ना, बट्टा 24, 24 दूनी 48, 2000 एंगस्ट्रम, यानी सघन माध्यम में तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी और इसी वजह से इसमें वेग भी क्या हो जाएगा, कम। आगे आपको आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इससे संबंधित जो बुक में क्वेश्चन है वो आपको करने हैं और पढ़ते रहे, खुश रहे, धन्यवाद।